स्वागत है और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आयॉन्स का और एक बेसिस में दो तरीके के टाइप्स हैं। तो पहला है सिंपल आयॉन्स, दूसरा है कंपाउंड आयॉन्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है जानेंगे। और मैंने एनसीईआरटी मतलब क्लास 9 का जो है थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, उसमें मोल कॉन्सेप्ट जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। मतलब अभी मोल कॉन्सेप्ट क्लास 9 में सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्लास 11 और 12 में, तो इसीलिए मैं अभी से थोड़ा एडवांस्ड करवा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मोल कॉन्सेप्ट को मैं मतलब इस वीडियो से रिमूव ना करके इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैं मोल कॉन्सेप्ट का भी वीडियो अपलोड करूँगा, ओके, सो दैट इट विल हेल्प यू इन क्लास 11 एंड 12। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे सिंपल और कंपाउंड आयॉन्स के बारे में। तो सिंपल आयॉन, पहला है सिंपल आयॉन्स। ठीक है, अभी सिंपल आयॉन्स कैसे हैं, क्या चीज़ है ये? ठीक है, सो दोज आयॉन्स which are formed from single atoms, मतलब सिर्फ एक एटॉम से जो जो आयॉन्स फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं सिंपल आयॉन्स। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे। एग्जाम्पल है सोडियम आयॉन। अभी एग्जाम्पल्स में लिखो सोडियम आयॉन। सोडियम का फॉर्मूला है Na, मतलब सोडियम आयॉन। इसको एक्चुअली मैं नाम दे के लिखता हूँ, इसके बाद सिंबल लिखता हूँ। ठीक है, सोडियम आयॉन जो कि है Na+। फिर पोटेशियम आयॉन, ठीक है, पोटेशियम आयॉन जो कि है K+। फिर मैग्नीशियम आयॉन, सॉरी, मैग्नीशियम आयॉन जो कि है Mg2+। ठीक है, इसके बाद है एल्यूमिनियम आयॉन जो कि है Al3+। मतलब सिंपली जो 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 एटॉम, सिंगल एटॉम्स मतलब सिंपली एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब एलिमेंट का जो आयन है उसको हम बोलते हैं सिंपल आयॉन्स। ठीक है ना, जैसे कि H+, Na+, कैल्शियम Ca+, इसके बाद Mg2+, Ca2+, सॉरी, Ag मतलब सिल्वर +1 मतलब प्लस। इसके बाद ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। मतलब मतलब जिस एलिमेंट में सिर्फ वैसे भी जिस एलिमेंट में सिंगल एटॉम रहेंगे। सिंगल एटॉम मतलब ओनली वन एटॉम, जैसे कि H में 1 है एंड Na में 1 है। मतलब सिंपली बोलूँ तो कंपाउंड नहीं हो सकता। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो कंपाउंड नहीं हो सकता, सिर्फ एलिमेंट होंगे। और एलिमेंट के रिलेटेड मतलब एलिमेंट से जो जितने भी आयन्स हमें मिलते हैं उसे हम बोलते हैं सिंपल आयन्स। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि NH4+, क्या ये सिंपल आयन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो दो एलिमेंट है। क्या क्या? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो क्या ये बन जाता है कंपाउंड? एक्चुअली ये बनता है रेडिकल, इसका नाम है रेडिकल। ठीक है, इसका नाम है रेडिकल, लेकिन इसका कैसा आयन होगा? कंपाउंड आयन होगा उसका, इसका होगा कंपाउंड आयन्स। ठीक है, तो अभी कंपाउंड आयन्स का एग्जांपल लिखते हैं। इससे पहले और भी कुछ एग्जांपल्स सॉरी, कंपाउंड आयन्स का डेफिनेशन देखते हैं। इससे पहले और भी कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे क्लोराइड आयन, इसके बाद ऑक्साइड आयन मतलब ऑक्सीजन का रिलेटेड जो है ऑक्साइड आयन। ठीक है,
ये सब है सिंपल आयन्स। अभी सिंपल आयन का और एक नाम है, कैसा नाम है इसका? और एक नाम है मोनो एटॉमिक आयन्स। मोनो एटॉमिक आयन्स। आप आपने क्लास 9 में मैथमेटिक्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स आपने पढ़े होंगे, मैंने भी वीडियो बनाया है। वैसे ही मोनो एटम मतलब क्या? सिंगल टर्म रहेगा, यहाँ पर भी मोनो एटम मतलब सिंगल टर्म रहेगा, बस मोनो एटॉमिक आयन्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद आता है कंपाउंड आयन्स। कंपाउंड आयन किसे बोलते हैं? कंपाउंड मतलब समझ ही रहे हो, कंपाउंड में क्या होते हैं? दो से या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। सिंपली यहाँ पर भी दो या फिर दो से ज़्यादा एटॉम्स होंगे, मतलब ग्रुप्स ऑफ एटॉम्स, ओके। तो सेकंड नंबर है कंपाउंड आयन्स। इसका भी सेम ही डेफिनेशन है, तो मैं इसे थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। मतलब सेम नहीं है, सिमिलर है, बस थोड़ा डिफरेंट वहाँ पर है कि उसमें ग्रुप्स ऑफ एटम्स होगा, ठीक है। सो ये होगा दोज आयन्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ आयन्स। ग्रुप्स ऑफ जॉइंट एटॉम, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ आयन नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। ग्रुप्स ऑफ जॉइंट एटॉम्स आर कॉल्ड कंपाउंड आयन्स, ठीक है। मतलब जो आयन्स बनते हैं वैसे, मतलब कैसे बनते हैं? कोई भी ग्रुप्ड एटॉम्स, जॉइंट एटॉम्स के ग्रुप से जो बनते हैं आयन्स, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड आयन्स। जैसे कि NH4+ एमोनियम, CO3 2- यह है कार्बोनेट। फिर HCO3- ये है, सॉरी ये है रेडिकल है, लेकिन ये क्या है कि ये कंपाउंड आयन है, ठीक है। इसके बाद HSO4- HPO4 2-, ठीक है ना। ये बाईसल्फेट, बाईफॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, एमोनियम, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं एमोनियम का ही। एमोनियम आयन जो कि है NH4+। फिर सल्फेट का लेते हैं, सल्फेट आयन जो कि सल्फर से आता है, SO4 ऊपर में 2-, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोक्साइड लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जो कि है OH-। फिर बाइकार्बोनेट आयन जो कि है HCO3-। फिर आता है सिर्फ कार्बोनेट आयन जिसे लिखा जाता है CO3 2-। तो देखो, बाइकार्बोनेट में सिर्फ HCO3- होता है, और कार्बोनेट में CO3 मतलब H नहीं रहता और 2- होता है, ठीक है। थोड़ा सा संभाल के केयरफुली देख देख के आपको लिखना है। इसके बाद लेते हैं नाइट्रेट आयन। बहुत सारे आयन से, मैंने ऑक्सीडेशन जो चार्ट दिया है ना, वही वाला वहाँ से आएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको देखने में मिलेगा बहुत सारी नाइट्रेट आयन। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे NO3 सिर्फ माइनस। इसके बाद आता है नाइट्राइट, NITRITE आयन। इसका डिफरेंस यही है कि ये NO3 था, अभी NO2-, ठीक है। इसके बाद और भी है बाईफॉस्फेट है, बाईफॉस्फेट आयन जिसे लिखा जाता है HPO4 2-। ठीक है, आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो जहाँ पर है ऑक्सीडेशन चार्ट मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो बाईफॉस्फेट है, अभी फॉस्फेट, सिर्फ फॉस्फेट आयन अगर हम लिखें तो वो होगा PO4 3-।
ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंपाउंड आयंस के, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अच्छा, कंपाउंड आयन का और एक नाम है पॉली एटॉमिक आयन्स, ठीक है। इसको पॉली एटॉमिक आयन्स इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो अभी हमारा ये वाला आयन के बारे में ख़त्म हुआ। तो अभी हाँ, तो एक नया टॉपिक आया है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्लास 9 के एनसीईआरटी में है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वैलेंसी ऑफ आयन्स, ये एक नया टॉपिक है जो हम भी डिस्कस करेंगे। अभी वैलेंसी क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वैलेंसी का वैल्यू क्या है। तो द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन। अभी इसका मतलब क्या हुआ समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास बोला कि चार्ज ऑफ एन एटॉम, ठीक है। तो चार्ज ऑफ एन एटॉम में लेते हैं सपोज NH4 प्लस। तो देखो NH4 प्लस का चार्ज क्या है, चार्ज बोलोगे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि प्लस है। अभी कितना प्लस है, +1। तो 1 अंडरस्टूड है, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता, सिर्फ प्लस लिखा जाता है। प्लस मतलब इट इंडिकेट्स 1 प्लस, या फिर बोल सकते हो +1, कोई भी बोलो एक ही बात है, ठीक है। मतलब सर चार्ज कितना है, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, आपके सुविधा के लिए मैंने इसको लिखा। तो वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी हो जाएगा इसका ओनली 1, ठीक है। वैलेंसी होगा 1 लेकिन चार्ज में होगा +1। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि चार्ज जो है वो रहेगा +1, लेकिन वैलेंसी में कोई साइन देने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट कि वैलेंसी में कोई भी चार्ज देने का कोई भी चार्ज का साइन देने का ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अभी मान लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज CO3 2-। अभी इसका चार्ज क्या है, देखो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट का चार्ज क्या है, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज, माइनस है नेगेटिव चार्ज, और कितना है 2 यूनिट्स, मतलब 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब क्या 2-। तो वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी होगा ओनली 2, वैलेंसी होगा ओनली 2, लेकिन चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा -2, चार्ज होगा -2 या फिर 2-, या फिर +1 या फिर 1+, ठीक है। सो वैलेंसी विल बी 2 ओनली बट द चार्ज विल बी -2 और 2-, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही इसका वैलेंसी होगा। यहाँ पर 1 है तो वैलेंसी 1 होगा, 2 है तो वैलेंसी 2 होगा, अगर 3 होता तो वैलेंसी 3 होता। इट डजेंट मैटर इट इज़ वेदर इट इज़ प्लस और माइनस, द वैल्यू विल बी सेम, ओके। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज Al3+ एलुमिनियम। एलुमिनियम एक मेटल है इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कितना चार्ज है 3+ है, तो वैलेंसी क्या होगा ओनली 3, तो वैलेंसी होगा ओनली 3, ठीक है। लेकिन चार्ज क्या होगा बताओ, एलुमिनियम का चार्ज क्या हो जाएगा, फिर एलुमिनियम का चार्ज होगा 3+ +3 या फिर 3+, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि वैलेंसी जो है किसी भी आयन का, आयन मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज एटॉम्स का, वो किसके साथ इक्वल होता है, उस आयन का चार्ज के साथ। मतलब उस आयन का चार्ज अगर प्लस है, +1 है तो वैलेंसी होगा 1, अगर +2 है या फिर -2 है, +-1 है तो वैलेंसी होगा 1, +-2 है तो वैलेंसी होगा 2, अगर +-3 है तो वैलेंसी होगा 3, अगर +-4 है तो वैलेंसी होगा 4, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ओके। नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितने भी ऑक्सीडेशन चार्ट में पढ़े हैं, तो मैं थोड़ा ऑक्सीडेशन चार्ट का थोड़ा निकालता हूँ, ठीक है। तो मेरे हाँ, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि Na+1 है तो इसका वैलेंसी क्या हो गया फिर, तो इसका वैलेंसी हो गया ओनली 1। तो सोडियम का वैलेंसी हमें पता चल गया 1, पोटाशियम का भी 1, लिथियम का भी 1, सिल्वर का भी 1, हाइड्रोजन का भी 1 वैलेंसी, क्यूप्रस का भी 1, मार्क्यूरस का भी 1 और एमोनियम का भी 1 वैलेंसी।
आयोडाइड -1 है, फिर भी 1 होगा वैलेंसी। ब्रोमाइड का भी 1 वैलेंसी, फ्लोराइड का भी 1, क्लोराइड का भी 1, नाइट्रेट 1, नाइट्राइट 1, वेट थोड़ा सा वेट, इसमें थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, नाइट्राइट होगा ये, ठीक है, ठीक है, नाइट्राइट होगा ये, वेल इट इज़। अच्छा मैंने अभी चेक किया, नहीं तो थोड़ा ठीक कर लो, ठीक है, नाइट्राइट होगा ये। इसके बाद जितने भी हैं यहाँ पर -1 वाले जितने भी है उसके सारे के सारे वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली हियर यू कैन सी +2 है चार्ज, तो वैलेंसी क्या होगा, इसके 2, ये भी 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 2, करते 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 जितने भी हैं। फिर -2 है, -2 मतलब क्या, वैलेंसी 2 ही होगा, इसका भी 2 2 2 2 2 2 2 2 वैलेंसी 2। अभी देखो +3 और -3, +3 -3 मतलब चार्ज डिफरेंट हो सकता है, वैलेंसी क्या होगा, सिर्फ 3, ठीक है, ये भी 3, ठीक है, तो हमें इनके वैलेंसी पता चल गए। तो अभी आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस में दूंगा। और एक बात, किसी भी कंपाउंड, किसी भी मतलब किसी भी कंपाउंड का अगर आपको लिखना है वैलेंसी, तो क्या करना पड़ेगा कि वैलेंसी क्रिस क्रॉस्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो क्रिस क्रॉस्ड हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मैं बोलता हूँ कि सोडियम क्लोराइड, अभी सोडियम का फॉर्मूला क्या है, सोडियम का फॉर्मूला है Na, क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है Cl। अभी सोडियम का वैलेंसी क्या है, अच्छा वैलेंसी नहीं, चार्ज क्या है बताओ, सोडियम का चार्ज है +1, क्लोराइड का है -1, ओके, तो वैलेंसी क्या होगा, तो वैलेंसी भी पकड़ता हूँ, वैलेंसी होगा 1, इसका भी -1 है तो वैलेंसी होगा 1, ओके। अभी इसका वैलेंसी इसमें जाएगा और इसका वैलेंसी इसमें जाएगा, जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Na1Cl1, ठीक है। अभी 1 जो है इसको लिखना नहीं पड़ता, अंडरस्टूड है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे NaCl, ओनली NaCl, बस हो गया। तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है NaCl, सिंपल। तो ये है एक्चुअली केमिकल फार्मूला, ठीक है। अभी और भी कुछ देते हैं आपको क्वेश्चन करने के लिए, जैसे कि अभी और भी एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके बाद दूंगा, ठीक है। क्या दिया जा सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अभी देखो मैग्नीशियम का वैलेंसी, अच्छा सिंबल पहले सिंबल, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, कार्बोनेट का है CO3, ओके। मैग्नीशियम का चार्ज क्या है, इस आयन का चार्ज क्या है, चार्ज है +2, कार्बोनेट का क्या है -2, या फिर 2 एक ही बात है। अभी वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी होगा सिर्फ 2, इसका भी सिर्फ 2 है, ठीक है। अभी क्रिस क्रॉस्ड होगा, इसका वैलेंसी किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसका वैलेंसी जाएगा इसमें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, Mg2CO3 2, ठीक है। अभी देखो मैं होल 2 ब्रैकेट देने का क्या रीज़न है, मैंने क्या बोला था, CO3 क्या है, CO3 एक रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल है, इसका मतलब रेडिकल कैसे पहचानोगे, व्हाट इज़ एन रेडिकल, मैंने बोला था, एंड हाउ टू फाइंड आउट व्हिच वन इज़ रेडिकल, ओके। तो रेडिकल कौन सा है, रेडिकल मैंने वही बोला था जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट यूज़ होता है। मोर देन 1 मतलब क्या, देखो यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन भी है, तो कितने हुए, 2, तो 2 हुए तो ये रेडिकल है। तो इसमें देखो इसमें भी तो मैं ऐसे लिख सकता था ना कि NaCl(1), क्यों नहीं लिखा, बिकॉज Cl क्लोराइड इज़ नॉट ए रेडिकल क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन, ये मत सोचना कि कार्बन है और L कुछ और एलिमेंट है, ऐसा नहीं है। क्लोरीन का फॉर्मूला है ये, क्लोरीन, Cl इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन, डोंट थिंक दैट C मीन्स कार्बन एंड L इज समथिंग एल्स, ओके। इसीलिए हमने इसमें ब्रैकेट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, रेडिकल बन चुका है। रेडिकल जब बनता है तो क्या करना पड़ता है, तब ब्रैकेट देना पड़ता है। ब्रैकेट देने के बाद सपोज
अगर रेडिकल है आपका SO4, ठीक है, SO4 भी एक रेडिकल है, क्यों बताओ, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये सब छोड़ो, SO4 है, ठीक है। सपोज SO4 जितना भी हो, रेडिकल को पूरा लिखने के बाद पूरा रेडिकल के रेडिकल को अंदर रखना है, इसके बाद इनके बाहर में ब्रैकेट देना है, इसके बाद सपोज 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 1 होने से ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है। अगर 2 है तब ब्रैकेट देना पड़ेगा, ऐसे 2 3, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर सेम है दोनों, देखो द बोथ वैलेंस इज सेम, तो बोथ वैलेंस सेम है, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या होंगे, MgCO3 सिर्फ होंगे। क्यों भाई, क्योंकि देखो इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 1 कैंसिल हो गए, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गए, इसलिए अभी MgCO3 अभी और ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसमें, अच्छा और एक बात कि ब्रैकेट हम क्यों देते हैं, क्योंकि रेडिकल इसमें 2 टाइम्स इट ऑकर्ड 2 टाइम्स इन दिस कंपाउंड, मतलब MgCO3 इंटू CO3 ऐसे हुआ है, ठीक है। इसलिए हमको इसको एक साथ लिख के MgCO3 होल 2 लिखते हैं, ओके। और इसमें देखो ये ओनली 1 टाइम ऑकर हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है, ओके, गॉट इट। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक क्लोराइड, नहीं सॉरी जिंक हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले जिंक का सिंबल क्या है, Z स्मॉल n, हाइड्रोक्साइड का है OH, दोनों ही कैपिटल। इसके बाद जिंक का चार्ज क्या है, हमें पता है जिंक का चार्ज है +2, ऑक्सीडेशन चार्ज से हमने इसको लिखा। हाइड्रोक्साइड का है -1, तो अभी वैलेंसी क्या होगा, फिर 2 होगा, इसका वैलेंसी होगा 1। अभी इसका वैलेंसी इसमें जाएगा, इसका वैलेंसी इसमें जाएगा, क्रिस क्रॉस्ड होगा, तो कैसे लिखेंगे, Zn1 OH होल 2, वाई होल 2, बिकॉज OH इज ऑल्सो एन रेडिकल। कैसे रेडिकल हुआ भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दो एलिमेंट से रेडिकल हो गया बस। और कितने टाइम ऑकर किया, 2 टाइम्स ऑकर किया, इसलिए ब्रैकेट दिया। अगर ऐसा होता है कि जिंक हाइड्रोक्साइड सिर्फ एक बार ऑकर करता, सपोज यहाँ पर वैलेंसी 1 है, तो इसमें OH Zn OH सिर्फ लिखते हम, ठीक है, क्योंकि 1 1 तो कैंसिल हो जाता, ठीक है, तो सिर्फ Zn OH लिखते। लेकिन यहाँ पर OH कितना टाइम ऑकर हुआ है, 2 टाइम्स, इसलिए ब्रैकेट दिया, ओके। नाउ और भी लेते हैं, अच्छा एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम कार्बोनेट, इसका कैसे लिखेंगे, एमोनियम का सिंबल क्या है, पहले को सिंबल है NH4, कार्बोनेट क्या है CO3। NH4 का चार्ज क्या है +1, कार्बोनेट का है -2, सो द चार्ज इज +1, इसमें +-2 है, सॉरी। तो इसका वैलेंसी क्या होगा फिर NH4 का, प्लस और प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा 2। अभी क्रिस क्रॉस्ड हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, NH4 होल 2 फिर CO3 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी कैसा होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने कंप्लीट नहीं किया, ये होगा Zn OH होल 2, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पर होगा NH4 होल 2 CO3 ऐसा होगा, तो नीचे होगा, एक्चुअली 3 जो है थोड़ा नीचे होगा, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में होगा, तो CO3 ऐसा होगा, ठीक है। तो एमोनियम क्या है, रेडिकल है, मैंने बहुत पहले बताया है, क्योंकि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, रेडिकल है, ओके, इसलिए। और ये कितना टाइम ऑकर किया, 2 टाइम्स, इसलिए ब्रैकेट दिया, ठीक है। और CO3 भी रेडिकल है, लेकिन ये ऑकर कितना टाइम किया, 1 टाइम, इसलिए ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है, ओके। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर चार्ट मतलब याद नहीं है आपको, तो याद कर लो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9, बिकॉज ये क्लास 9 में है।
ठीक है, मैं बता दूंगा कौन कौन सा क्लास 9 में नहीं है, एडवांस कौन सा है, ठीक है। नाउ कैल्शियम का सिंबल है Ca, बाइकार्बोनेट का है HCO3। कैल्शियम का चार्ज क्या है, +2 है। ACO3 का है -1, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 2, इसका वैलेंसी हो गया 1, तो क्रिस क्रॉस्ड। तो कैसे लिखेंगे, Ca1 HCO3 होल 2। Ca1 है, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो CaHCO3 होल 2। HCO3 रेडिकल है कैसे, बिकॉज हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स है, तो ये रेडिकल हो जाता है। और इसमें और इसने कितने टाइम ये कितने टाइम ऑकर हुआ, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम ऑकर हुआ, इसीलिए ब्रैकेट दिया, ठीक है। अभी आपको थोड़ा होमवर्क देते हैं इसके बारे में, ठीक है, आपको लिखना है, ओके। सो द होमवर्क्स आर, नंबर 1 में लिखो एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर आपको सिंबल्स नहीं आते तो ऑक्सीडेशन चार्ट का हेल्प ले सकते हो, ठीक है, लेकिन सीख के रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये क्लास 9 में जब आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होंगे ही, ओके। दिस इज़ ऑफ क्लास 9 सिलेबस, तो आपको इसको सीखना तो पड़ेगा। तो मैं आपको 9 क्वेश्चंस देने वाला हूँ। इन 9 में से आपको सबके केमिकल फार्मूला लिख के आने होंगे, ओके। वेट, ये वाला लेता हूँ। तो हो गया, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इनको आपका मतलब इन लोगों को, मतलब इन जो कंपाउंड्स हैं, इनका आपको केमिकल फार्मूला निकालने होंगे। साथ ही साथ आपका टास्क थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ। क्या करूँगा कि आपको इन सब का मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है। अभी बोलोगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या था, मॉलिक्यूलर मास क्या करना पड़ता था, एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा, और एक देता हूँ, ठीक है। सपोज देता है कि CH3CHOH, ठीक है। इस एक एसिड है, फॉर्मिक नहीं, एसिटिक एसिड है ये, तो सॉरी नॉट एसिटिक एसिड, इसमें O होगा, COOH, ये एसिटिक एसिड है। इसका मॉलिक्यूलर मास लिख कर दो। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कार्बन का कितना है 12U, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1U, इंटू कितना टाइम ऑकर हुआ 3, तो 1U इंटू 3, प्लस फिर से कार्बन का कितना 12U, फिर ऑक्सीजन का +16U, फिर ऑक्सीजन का +16U, फिर हाइड्रोजन का +1U। इन सबको प्लस करना है, तो 12U प्लस 1 इंटू 3, 1U प्लस 1U इंटू 3, तो 3U प्लस 12 इंटू 16U, तो होता है 28U, प्लस 16 इंटू 1 17U, ठीक है। फिर यहाँ से 12U इंटू 3U कितना होता है 15U, प्लस 27U प्लस 17U होता है 45U, तो यहाँ से 60U। ये है क्या, मॉलिक्यूलर मास। बस ऐसे ही सबका निकालना है आपको, ठीक है। तो ये होमवर्क के बाद अभी हम प्रोसीड करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, ओके। तो वो टॉपिक है
ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूँ। तो ग्राम एटॉमिक मास एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता देता हूँ कि एटॉमिक मास क्या था। एटॉमिक मास वो था कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास सल्फ़र का एटॉमिक मास क्या है 32U। मतलब सल्फ़र का जो मास है, सल्फ़र एक एलिमेंट है, ठीक है ना, इसका जो मास है वो मतलब 32 टाइम्स ज़्यादा है किससे, 1U से। 1U क्या था, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटॉम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स द मास ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1U। ओके, सब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन है वो है द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass is called gram atomic mass of that substance। ग्राम एटॉमिक मास का शॉर्ट फॉर्म है GAM। सिंपली क्या समझाया गया है कि किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो उसका एटॉमिक मास ही होता है, लेकिन उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम में। मतलब मान लेते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16U। तो GAM क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा बस 16 ग्राम्स। यही डिफरेंस है ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। वैल्यू इज ऑलवेज द सेम, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस represents the mass of 1 mole of atoms, that is 6.022 into 10 to the power 23 atoms of that substance। अब इससे आपको समझ में थोड़ा आएगा कि ये कहना चाहता है कि ग्राम एटॉमिक मास, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटॉम। 1 मोल ऑफ एटॉम मतलब क्या, हमें क्या पता है 1 मोल का वैल्यू कितना है, 1 मोल का वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब GAM इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटॉम्स। अभी 1 मोल की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल का वैल्यू कितना था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स, बस ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब एटॉमिक मास क्या करता था। अच्छा, और एक बात इसमें नीचे लिख देता हूँ। तो एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता था, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता था, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता था द मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ दैट सब्सटेंस, ओनली 1 एटॉम। 1 मोल ऑफ एटॉम नहीं है, 1 मोल ऑफ एटॉम है GAM, और 1 एटॉम है AM, मतलब एटॉमिक मास, ठीक है, मान लेते हैं एटॉमिक मास AM है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटॉम और 1 एटॉम में बहुत डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, 1 मोल मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स, विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 एटॉम से बड़ा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स, ओके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। And this is also important। तो एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एक एटॉम को, किसी भी सब्सटेंस का, और ग्राम एटॉमिक मास करता है 1 मोल ऑफ एटॉम को, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम को, एटॉम का मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मास, ठीक है, मास ऑफ 1 एटॉम एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटॉम, ठीक है। तो नाउ सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन का 1U है एटॉमिक मास AM, और 1 ग्राम है क्या GAM। मतलब क्या हुआ कि
1 U तो सिर्फ एक एटॉम ऑफ हाइड्रोजन का मास है, मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन 1 ग्राम क्या है? मास ऑफ 1 मोल एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉम्स का, हाइड्रोजन एटॉम्स का मास है। मतलब एक एटॉम का मास है 1U और इतने सारे एटॉम्स का मास है 1 ग्राम। ठीक है। नाउ एक नया टर्म है मोलर मास। एक नया टर्म है मोलर मास। मोलर मास क्या है? मोलर मास है एक्चुअली मोलर मास हाँ, तो मोलर मास क्या है? मोलर मास कुछ नहीं है, बस द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अरे इसमें कंफ्यूज मत हो, क्या समझाया गया है कि मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास है उस सब्सटेंस का 1 मोल का मास। मतलब 1 मोल मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास। ठीक है ना। अभी इसका यूनिट भी है, मोलर मास का यूनिट क्या है? मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी आपको मैं ठीक से समझाता हूँ कि एक्चुअली इसका डिफिनेशन क्या है, मतलब अच्छे से समझाता हूँ। द मोलर मास किसके साथ इक्वल है? द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का न्यूमेरिकली इक्वल है किसके साथ? एटॉमिक मास के साथ। री एक्सप्रेस इन द यूनिट्स ग्राम पर मोल। अरे देखो भाई, बहुत सिंपल है। कैसे? ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा ना हमने अभी। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? वो एटॉमिक मास ही है, लेकिन इसका यूनिट क्या है? ओनली ग्राम। ठीक है ना। न्यूमेरिकली इक्वल होगा, सिर्फ यूनिट क्या होगा? चेंज। सिमिलरली यहाँ पर भी जो मोलर मास है ना, वो भी एटॉमिक मास से ही इक्वल है, लेकिन यूनिट क्या है? अभी ग्राम पर मोल है इसका यूनिट। बस इतना सिंपल। अभी और एक बात और एक है कि द मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, या फिर बोल सकते हो कंपाउंड, मतलब मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का और एक नाम है कंपाउंड। ठीक है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स पर मीटर। मतलब सपोज मैं बोलता हूँ कि CO2, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास है 44U। तो इसका इसका मोलर मास क्या होगा? इसका मोलर मास होगा क्या? 44 ग्राम पर मोल। बस ये आंसर है आपका। मॉलिक्यूलर मास होगा 44U और मोलर मास होगा 44 ग्राम पर मोल। सिर्फ यूनिट चेंज, वैल्यू सेम ही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर इस वाला एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ऑक्सीजन का कितना है? 16U। ठीक है ना। तो ये क्या है? एटॉमिक मास। तो अभी इसका मोलर मास क्या होगा? लिख देता हूँ। ठीक है, मोलर मास शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? 16 ग्राम पर मोल। बस हो गया। ठीक है। इसके बाद द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स एटॉम। किसी भी एलिमेंट का जो मास है, मतलब मोलर मास है, वो उस एलिमेंट का 1 मोल एटम्स का मास है। मतलब इसमें बताया गया है कि सपोज ऑक्सीजन का 1 मोल का एटॉम्स का मास जितना है उतना ही है उसका मोलर मास। 1 मोल एटॉम मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉम्स का जो मास है वही है मोलर मास। ओके। मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि देखो, ग्राम एटॉमिक मास क्या था? ग्राम एटॉमिक मास था किसी भी सब। ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटॉम। इसमें भी तो यही है, मोलर मास भी तो यही है ना। मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटॉम। ठीक है, मतलब इससे मतलब क्या समझ में आया कि ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास सेम है। ठीक है ना। अभी ग्राम एटॉमिक मास और किसके साथ इक्वल है? AM के साथ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट वी कैन से, ए एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोलर मास। ठीक है। ठीक है। अभी एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? यू और इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल। बस यही डिफरेंस है।
सिर्फ यूनिट चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। और मोलर मास मतलब क्या, किसी भी एलिमेंट में कितने एटम्स होते हैं। मोलर मास मतलब द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इट हैज़ इतना एटम्स, मतलब ये क्या है, एन एटम्स, ठीक है, एन एटम्स ऑफ, अच्छा रुको, ये अभी एन अभी आपको समझ में आएगा कि एन ए क्या है, मैंने मूल कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा अभी तक, ठीक है ना। तो ये क्या था, हाँ, तो ये था कि मोलर मास, किसी भी एलिमेंट का मोलर मास में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल एटम्स। 1 मोल का वैल्यू कितना है ये, ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अच्छा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है 23 U। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है 23 ग्राम, और मोलर मास क्या है, वो है 23 ग्राम पर मोल। बस इतना घबराने का क्या ज़रूरत है, सब कुछ ईजी है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या दर्शाता है, 1 एटॉम का मास, 1 एटॉम ऑफ Na। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी क्या कहता है, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na, ठीक है। मोलर मास भी यही कहता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na, बस, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी एटॉमिक मास की तरह ही है, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास की तरह, सिर्फ यूनिट चेंज होगा और मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, ठीक है। मतलब सपोज CO2 का एटॉमिक मास क्या है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास क्या है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है 44U। तो GMM, जिसका मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास का शॉर्ट फॉर्म है GMM, उसका वैल्यू क्या होगा, 44 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, यूनिट ग्राम में होगा, ठीक है, ये याद रखो। तो इसका क्या बोलते हैं, इसको डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस whose mass in grams is numerically equal to its molecular mass is called gram molecular mass, बस शॉर्ट फॉर्म है GMM। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U, लेकिन ऑक्सीजन का अगर मैं बोलूँ कि मॉलिक्यूलर मास है, तब क्या बोलोगे, तब क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा O2, गैस हो जाएगा तब, ठीक है। गैस हो जाने से तब हम इसको निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 × 2 32U, ठीक है। अगर बोलें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज़ O2 हो जाएगा सिंबल, फॉर्मूला होगा O2। अगर बोले एटॉमिक मास तो सिर्फ O रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये याद रखो, ठीक है। तो लिख देता हूँ कि O का अगर एटॉमिक मास बोले तब होगा 16U, अगर O2 होगा तो मॉलिक्यूलर होगा मास जो कि होगा 32U, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको ऐसे बॉक्स में रखा। अभी तो किसी भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब GMM क्या होगा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अभी पहले क्या था, एटॉम्स था, अभी हो गया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 मोल का वैल्यू क्या है, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुआ, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हुआ ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि सपोज N2 नाइट्रोजन गैस का
मॉलिक्यूलर मास कितना है। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, नाइट्रोजन का 14 और इंटू 2 तो 28 यू। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सिंपली 28 ग्राम, शेष, खत्म। ठीक है, और इसका भी मोलर मास क्या होगा फिर, मोलर मास होगा 28 ग्राम पर मोल। सॉरी, तो मॉम ने बुलाया था। तो अभी मोलर मास क्या होगा फिर, मोलर मास होगा 28 ग्राम पर मोल, सिर्फ यूनिट चेंज होगा। मॉलिक्यूलर मास होगा यूनिट यू होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर का ग्राम होगा, मोलर मास क्या होगा, ग्राम पर मोल। और एक एग्जांपल लेते हैं, SO4 सल्फेट, molecular mass will be सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 4 64, 32 प्लस 64 इट विल बी 96 यू। देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 96 ग्राम, और मोलर मास होगा 96 ग्राम पर मोल। इसमें मोलर मास का डेफिनेशन थोड़ा चेंज होगा, मैं बता देता हूँ। इसमें मोलर मास क्या था कि वेल आई हैव टू राइट इट। तो मोलर मास होगा, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास होगा द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स होगा। पहले एटम्स था, अभी मॉलिक्यूल्स होगा, और 1 मोल का वैल्यू कितना है 6.022 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स, बस यही है। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू वीडियो और एडवांस वीडियो ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए गुड बाय।